जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप चैप्टर को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मैं आपके लिए समरीज लेके आता हूं ताकि आप जो है समरीज को समझो और इसके साथ आप उस चैप्टर को पूरा समझ जाओ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनओएस यानी लेसन 6 का जो है हमारा क्या है, औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए, मैं रोज की तरह फिर से एक बार रिपीट कर दूं, आप चाहे एनआरएस के स्टूडेंट नहीं हैं, आप चाहे सीबीएसई के हो, चाहे आपके कोई फ्रेंड सीबीएसई के हैं, आप ये वीडियो उनको भी शेयर कीजिए क्योंकि जो सामाजिक है यानी जो हिस्ट्री है वो सेम ही रहती है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी तरफ बढ़ चलते हैं। तो आपको एक बात दिमाग में बिठा लेनी है, हमेशा इस बात को दिमाग में बिठा के रखना कि जो चैप्टर का नाम होता है, जो हेडिंग होती है, इस हेडिंग में ही बहुत सारी बातें इसी के अंदर ही होती है। अगर आप उस हेडिंग को समझ जाओगे, यकीन मानो आप चैप्टर को भी समझना स्टार्ट कर दोगे। ये बातें आपको अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा, मैं आपको समझाता हूँ और इसी तरीके से मैं अपने ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाता हूँ जिससे उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही अगर आप क्लास लेना चाह रहे हो तो ये है मेरा नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। सबसे पहली बात, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो देखो औपनिवेशिक का मतलब हो जाता है कि जैसे जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने क्या किया था, पहले देशों को गुलाम बनाया था। तो जिस देश को गुलाम बनाया, जो गुलाम देश है वो बन जाता था उस देश के लिए क्या बन जाता था, औपनिवेशिक। यानी कि आप इसको आसान शब्दों में ऐसे समझो कि जो भारत है वो क्या बन गया, औपनिवेशिक बन गया, उपनिवेश बन गया, किसका, ब्रिटेन का बना हुआ था। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई। इससे पहले के वीडियो मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग कहाँ हुई, 18वीं शताब्दी में, और कहाँ हुआ था याद करो, आपको बताया था इंग्लैंड में इसकी स्टार्ट हुई। और वही औद्योगिक क्रांति पूरे यूरोप में फैलती चली गई और जिसके बाद लोग जो है व्यापार में एक दूसरे से प्रतिबंधी बन गए और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए समुद्री मार्गों की खोज हुई, दूसरे जगहों की खोज हुई, नए नए देशों की खोज की गई जहां पे वो व्यापार करने आए। और इसी तरीके से व्यापार करने कहाँ आए, हमारे भारत भी आए। जब भारत आए तो आए किस लिए थे, व्यापार करने। कब आए थे, देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं। 19वीं सदी तक कई औपनिवेशिक तैयार हो गए। यहाँ पे एक पॉइंट समझना, देखो अब 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई और 19वीं जो सदी थी उसमें कई औपनिवेशिक तैयार हो गए थे। इसका मतलब क्या है कि वो व्यापार करने आए थे और इसके बाद उन्होंने व्यापार के माध्यम से ही उन्होंने औपनिवेश बनाए, यानी यूं कह लूं आपको कि वो उन्होंने गुलाम तैयार किए थे, यानी गुलाम देश बनाए थे। देखो आगे चलते हैं। भारत में ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को देखते हैं। भारत में 19वीं सदी तथा आरंभिक 20वीं सदी के दौरान, पॉइंट समझना, भारत में, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है औपनिवेशिक भारत में धार्मिक एवं सामाजिक जागृति। तो सिंपल सी बात है, औपनिवेशिक भारत यानी भारत जब गुलाम था तो उस टाइम सामाजिक और धार्मिक जागृति यानी सामाजिक और धार्मिक रूप में लोगों ने जो कुछ बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए, जागृति का मतलब होता है जागरण, क्या किया था, वही वाली बातों को यहाँ पे समझाएंगे हम। देखो यहाँ पे तो भारत में 19वीं सदी तथा आरंभिक 20वीं सदी के दौरान, यानी 19वीं सदी से लेके 20वीं सदी यानी आरंभिक, ध्यान रखना इसकी शुरुआत होने तक का क्या हुआ था। सबसे पहली बात, अगर मान लो कोई सामाजिक और धार्मिक किसी चीज को दूर किया गया तो सीधी सीधी बात है कुछ कमी रही होगी। तो कमी क्या थी, वो मुद्दे क्या थे जिसको दूर किया गया, तो वो मुख्य मुद्दे थे जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा। तो बातों को समझ रहे हो, यानी हमारे देश के अंदर जो सामाजिक या धार्मिक कह ले उसके अंदर जो कुछ कमी थी, वो कमियां थी, वो इस तरीके से, तो ये मुख्य थे। अब इसको दूर करना है तो दूर करने के लिए क्या हुआ, समाज सुधारकों द्वारा सुधार का आधार, यानी जो समाज सुधारक थे उन्होंने इसको किस तरीके से दूर करने की कोशिश की। तो पहला तरीका था कानून, कानून का सहारा लिया गया। और दूसरा तरीका क्या था, अन्य साधन यानी कि जागृति। जागृति का मतलब ही होता है लोगों को जागरूक करना, यानी लोगों को क्या किया गया, जागरूक किया गया। ठीक है, चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा हिंदू संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश जो बंगाल के अंग्रेजी पढ़े लिखे युवकों द्वारा शुरू हुई। देखो यहाँ पे
एक बात समझना कि अंग्रेज इस बात को जानते थे कि यहाँ पे इनकी संस्कृति को ही नष्ट कर दो, जो अगर संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो उनके जो राज्य हैं अपने वो काफी लंबे समय तक चलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल में जो लोग यानी जो नए युवा थे उस टाइम के, उन्होंने जो इंग्लिश पढ़ रहे थे यानी अंग्रेजी से पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने अब उनके दिमाग में कुछ इस तरह से मेंटेलिटी हो गई कि वो थे तो हिंदुस्तान के ही, लेकिन चूंकि उन्होंने पढ़ाई कर रखी थी अंग्रेजी से, और इस तरीके से क्या हो गया, उन्होंने अपने ही देश के संस्कृति को अंग्रेजों की तुलना में छोटा समझने लगे। ठीक है, ये किस बेस पे हुआ था, हालांकि ये सब जो है पीछे किनका खेल था, खेल तो था अंग्रेजों का ही। वो चाहते थे कि यहाँ के युवा ही यहाँ की संस्कृति को छोटे दर्जे का समझे। इससे फायदा क्या होगा अंग्रेजों को, ताकि वो अपनी शासन को लंबे समय तक बना के रखे। चलो आगे चलते हैं। लेकिन जहां पे कुछ युवा जो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे भैया, उन्होंने क्या सोचा, अपनी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वो अंग्रेजों से बेकार है, नीचे लेवल की थे। लेकिन यहाँ समझना, वहीं पे कुछ हमारे राजा भी हुए, जैसे राजा राम मोहन राय हुए। ये हमारा ट्यूशन रोड साइड में ही है, तो कभी कभी हो सकता है कुछ ट्रैफिक की आवाज आ जाए, तो जरा एडजस्ट कर लेना। चलो देख लेते हैं इसको। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म से अपना नाता तोड़ने की जगह इसके अंदर सुधार करके उत्तम विचारों को जोड़ने पर जोड़ दिया। देखो, जहां पे एक नया युवक जो अंग्रेजी पढ़ा लिखा है, अब उसकी मेंटेलिटी ऐसी हो गई, उसने ये समझ लिया कि जो हमारे देश की जो संस्कृति है वो अंग्रेजों से बेकार है। पॉइंट समझ गए? तो इसी बात को यहाँ पे आपको समझना है। क्या पूरा देश ही ऐसा हुआ? नहीं। वहां पे राजा राम मोहन राय जो है, इन्होंने हिंदू धर्म से अपना नाता नहीं तोड़ा, बल्कि उन्होंने इसके अंदर सुधार करके और जो उत्तम विचार हैं उनको इसमें जोड़ने पे बल दिया। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो पश्चिमी संस्कृति को हिंदू संस्कृति से निम्न मानते थे, और वे लोग हिंदू संस्कृति के अंतर्गत राष्ट्रवाद पर जोड़ दिया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की संस्कृति को बेकार मानते थे, और वो क्या चाहते थे कि राष्ट्रवाद का उदय हो, क्योंकि आजादी भी चाहिए थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये मैंने समरी तैयार किया आपके लिए, क्योंकि मैं मानता हूं जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा उस चैप्टर का, उस बेस का जो है, तो आप चाहे कितना भी रट लो, आप भूलते ही रहोगे। और अभी मैंने आज की क्लास में मैंने आपको ये समझाया कि आप जब भी पढ़ो तो हेडिंग पे ध्यान दो कि हेडिंग का क्या है चैप्टर का। उस हेडिंग के अंदर ही बहुत सारी बातें आपको पता चल जाएगा। अरे फिल्म देखने जा रहे हो तो फिल्म का नाम होता है, नाम से ही पता चल जाता कहानी किस तरह की होगी। समझ गए? तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्लास ज्वाइन करो, पढ़ना चाह रहे हो, ये नंबर है, मुझसे बात करो। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और आप नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, और कमेंट तो जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी, और अगला कुछ पूछना चाह रहे हो बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।